हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स बाय परी मलिक। सो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो मैंने डिफेंस मैकेनिज्म में बनाया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो क्या है, कैसे है, सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, कैसे देते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, स्किज़ोफ्रेनिया का इंट्रोडक्शन। तो स्किज़ोफ्रेनिया का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, स्किज़ोफ्रेनिया जो है, अगर वर्ड की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया है एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया एक ग्रीक वर्ड है जिसमें स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट, स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट, और फ्रेनिक का मतलब होता है माइंड। ठीक है, स्प्लिट माइंड, अलग अलग दिमाग, स्प्लिट माइंड। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिक, स्किज़ोफ्रेनिक का मतलब होता है स्प्लिट माइंड, अलग अलग माइंड। ठीक है, एक ही इंसान के अलग अलग माइंड चलते हैं, जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि एक ही माइंड मतलब एक ही इंसान है जिसका दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है। अगर हम बात करें स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड किसने दिया था, ये जो नेम है स्किज़ोफ्रेनिया, ये किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, हमारे जो ड्यूरिंग कोर्स एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लिया जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो किसने दिया। स्किज़ोफ्रेनिया का ये जो वर्ड है ना, ये दिया है यूजिन ब्यूलर ने। यूजिन ब्यूलर ने दिया है स्किज़ोफ्रेनिया का वर्ड। स्किज़ोफ्रेनिया को अर्लियर टाइम में, अर्लियर मतलब 1896 के टाइम पर स्किज़ोफ्रेनिया का नाम हुआ करता था डिमेंशिया प्रीकॉक्स। ठीक है, अर्लियर मतलब पहले के टाइम पर स्किज़ोफ्रेनिया का जो नाम था वो हुआ करता था डिमेंशिया प्रीकॉक्स। और ये किसने दिया था, ये दिया था एमिल क्रिपलिन ने। ये एमिल क्रिपलिन ने दिया था। पहले के टाइम पे स्किज़ोफ्रेनिया का जो नाम था वो डिमेंशिया प्रीकॉक्स हुआ करता था 1896 के आसपास, और वो किसने दिया था, एमिल क्रिपलिन ने दिया था। तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रो है कि स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट, फ्रेनिक का मतलब होता है माइंड। ये वर्ड जो है ये यूजिन ब्यूलर ने दिया है। पहले के टाइम पे जो स्किज़ोफ्रेनिया था उसको डिमेंशिया प्रीकॉक्स बोलते थे, जो कि एमिल क्रिपलिन ने दिया था, 1896 में दिया था। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, एक बहुत ही सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो बहुत ही सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो किस चीज को अफेक्ट करती है। अब ये जो बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया की, ये किस चीज को अफेक्ट करती है, ये अफेक्ट करती है कि हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव। जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम बिहेव करते हैं, ये इन सारी चीजों को अफेक्ट करेगी। यानी हम क्या सोचते हैं ये उसको भी अफेक्ट करेगी, हम क्या फील कर रहे हैं ये उसको भी अफेक्ट करेगी, और हम कैसे बिहेव करते हैं नॉर्मली ये उसको भी अफेक्ट करेगी। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो इन तीनों चीजों पे अफेक्ट करती है। यानी ये हमारी थिंकिंग को भी अफेक्ट करती है, यानी ये थॉट डिसऑर्डर भी है। ये हमारी फीलिंग को भी अफेक्ट करती है, यानी इसमें हमारा परसेप्शन भी डिस्टर्ब होता है, और हमारा बिहेव को भी, जो हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, मतलब हम क्या एक्टिविटी दिखा रहे हैं, तो ये हमारा एक्टिविटी का भी डिसऑर्डर है। ठीक है, ये हमारा थॉट डिसऑर्डर भी है, ये हमारा परसेप्शन जो है उस पर भी अफेक्ट डाल रहा है, और ये हमारी एक्टिविटी जो है उस पर भी अफेक्ट डाल रहा है। अभी आगे डेफिनेशन में पढ़ेंगे हम। तो अभी के लिए जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो एक ऐसी बीमारी है जो हमारे सोचने की क्षमता, हमारे फील करने की, हमारे बिहेव करने की, इन सारी चीजों को अफेक्ट करता है। जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो जो उसकी सोच है वो भी डिस्टर्ब होगी, उसकी फीलिंग्स भी डिस्टर्ब होगी, उसका बिहेवियर भी डिस्टर्ब होता है। तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, मिक्स ऑफ हेल्यूसिनेशन एंड डिल्यूजन। इसके अंदर हेल्यूसिनेशन भी देखने को मिलेगा, इसके अंदर डिल्यूजन भी देखने को मिलेगा, एंड डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, जो उसकी सोच होती है, जैसे मैंने बताया था सोच, उसकी सोच जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसका बिहेवियर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया है। हेल्यूसिनेशन एंड डिल्यूजन दो नए वर्ड है इसके अंदर। ठीक है, हेल्यूसिनेशन क्या होता है, तो देखो दो चीजें होती है, एक होता है इल्यूजन, एक होता है हेल्यूसिनेशन। इल्यूजन में क्या होता है कि मेरे सामने कोई चीज प्रेजेंट है, मेरे सामने कोई चीज प्रेजेंट है, लेकिन मैं उसको किसी और तरीके से परसीव कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने रस्सी रखी हुई है, रस्सी पड़ी हुई है, और मैं उसको सांप समझ रही हूँ, ये होता है इल्यूजन। यानी कोई चीज है मेरे सामने, लेकिन मैं उसको समझ कुछ और रही हूँ, वो है कुछ और मैं उसको समझ कुछ और रही हूँ, ये होता है इल्यूजन। हेल्यूसिनेशन क्या होता है ना, हेल्यूसिनेशन में हमारे सामने कुछ नहीं होता, पर हम फिर भी समझते हैं कि हाँ वो होगा। जैसे कि जैसे भूत,
भूत है ना, जैसे वो हेल्यूसिनेशन है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना आवाजें सुनाई दे रही है, हालांकि मेरे आसपास कोई नहीं है, कुछ नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास में ना कोई बुला रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, कोई मेरा नाम ले रहा है। ये हेल्यूसिनेशन है, यानी कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है। इल्यूजन जो होता है ना, इल्यूजन जो होता है, इल्यूजन के अंदर स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है, लेकिन हेल्यूसिनेशन जो है ना, हेल्यूसिनेशन के अंदर स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होती। हेल्यूसिनेशन के अंदर स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होती। स्टिमुलाई का मतलब कोई भी चीज, जैसे मैंने बताया कि इल्यूजन जो है इंसान को उसी चीज का होता है जो उसके आगे प्रेजेंट है। जैसे रस्सी वाला मैंने एग्जांपल दिया कि भाई रस्सी है और वो उसको साफ समझ रहा है, तो कुछ तो है ना आगे, रस्सी है, उसको समझ रहा है वो। लेकिन जो हेल्यूसिनेशन होता है, हेल्यूसिनेशन के अंदर उसके सामने कुछ होता ही नहीं है, जैसे कोई नहीं है बट उसको कोई ना कोई दिख रहा है, उसको भूत दिख रहा है, हालांकि सच में कुछ है ही नहीं, लेकिन उसको दिख रहा है कि भूत दिख रहा है मुझे, वो होता है हेल्यूसिनेशन। फिर आता है डिल्यूजन। डिल्यूजन जो है ना, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसके अंदर ये ना ये भी एक फॉल्स बिलीफ है, एक फॉल्स बिलीफ है। इसमें भी इंसान को ना कुछ गलतफहमी ही रहती है। डिल्यूजन के अंदर भी इंसान को ना कुछ गलतफहमी रहती है। बहुत सारे टाइप्स है इसके, बहुत सारे टाइप्स है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ जेलिसी, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो हर किसी में इंसान को कुछ ना कुछ गलतफहमी रहती है। कभी उसको ये लगता है कि लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं, कभी उसको ये लगता है कि ये सारे मुझे मारना चाहते हैं, कभी उसको ये लगता है कि एक हायर पोजीशन वाला पर्सन जो है वो मेरे से प्यार करता है, कभी उसको ये लगता है कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो ये उसको लगता ही, उसको फॉल्स बिलीफ होता है कुछ चीजों का, उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है स्किज़ोफ्रेनिया में। स्किज़ोफ्रेनिया में एक तो हमें हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है, यानी इंसान को आवाजें सुनाई देती है, हालांकि आसपास में कोई साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होगा ना उसको आवाजें भी सुनाई देगी, इसको हम बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। प्लस डिल्यूजन भी देखने को मिलेंगे। कौन कौन से देखने को मिलेंगे वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगी। हेल्यूसिनेशन इन्वॉल्व सीइंग थिंग्स। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है कि उसको कुछ चीजें दिखाई देंगी और हियरिंग वॉइसेस, और उसको आवाजें सुनाई देंगी दैट आर नॉट ऑब्जर्व्ड बाय अदर, जो दूसरों को ना दिखाई देगी ना सुनाई देगी। तो जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होगा ना उसको कुछ चीजें दिखाई भी देगी और सुनाई भी देगी जो नॉर्मल इंसान को नहीं देगी। तो ये हमें स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। डिल्यूजन के अंदर क्या होता है, वही बिलीफ्स होते हैं अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू, यानी जो चीजें सच नहीं है वो हम सच मान के बैठ जाते हैं, दैट इज डिल्यूशन। जो चीजें सच नहीं है उनको सच मान के बैठ जाना, फॉल्स बिलीफ, अब झूठा अपने आप में यूं मान लेना कि हाँ ये चीज है हालांकि वो चीज नहीं है। जैसे भाई हाँ सारे लोग ना मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, हालांकि कोई मेरे बारे में बात नहीं कर रहा है, बट स्टिल मेरे को ये फॉल्स बिलीफ है कि ये जितने भी लोग सामने मेरे खड़े हैं ना ये सारे मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। ये होता है डिल्यूजन। एक फॉल्स बिलीफ मतलब जो सच नहीं है उसको भी सच मान लेना, उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन। पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया कैन सीम टू लूज टच विद रियलिटी। अब इस तरीके की चीजें अगर पेशेंट के अंदर होगी तो हम क्या बोलेंगे, रियलिटी से उसका नाता टूट चुका। अब वो कह रहा भाई मुझे कुछ दिखाई दे रहा, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, हालांकि ऐसा कुछ है ही नहीं, रियलिटी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। रियलिटी में उसकी थिंकिंग डिस्टर्ब हो चुकी है, उसकी फीलिंग डिस्टर्ब हो चुकी है, उसका बिहेवियर डिस्टर्ब हो चुका है। तो हम ये बोलेंगे कि जो पेशेंट है उसका रियलिटी से ना संबंध टूट चुका है, वो अलग ही दुनिया में है। जो चीजें है ही नहीं, एक तो वो चीजें उसको दिख रही हैं, जो चीजें है ही नहीं उन चीजों को वो सच मान के बैठा है। तो सच्चाई के साथ, रियलिटी के साथ जो उसका नाता है ना वो टूट चुका है, ये हम बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उसकी जो डेली लिविंग है ये बहुत हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो डेली लिविंग है वो बहुत हार्ड हो जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया का पूरा टॉपिक समझने के लिए इसकी डेफिनेशन का क्लियर होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है, इसीलिए मैंने इतना इस पे तवज्जो दिया है कि भाई इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो इसके अंदर वही है भाई, थिंकिंग डिस्टर्ब हो गई, फीलिंग डिस्टर्ब है, बिहेवियर डिस्टर्ब है, पेशेंट को कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ भी जो सच नहीं है वो सच मान के बैठा हुआ है, हेल्यूसिनेशन है, डिल्यूजन है। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों की वजह से जो पेशेंट है उसका रियलिटी से संबंध टूट जाता है, जिसकी वजह से उसका डेली लाइफ में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो हर किसी को बोलता घूमेगा, देखो देखो यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, रियलिटी में कोई है ही नहीं, बोलेगा मुझे तो सुनाई दे रहा है, हालांकि किसी की आवाज आ ही नहीं रही है। तो डेली लाइफ में उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आती है इसकी डेफिनेशन, तो वही है, स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर हमें बहुत सारी मेंटल इलनेस देखने को मिलती है जो मैंने अभी बताई, थिंकिंग का, बिहेवियर का, हेल्यूसिनेशन का, डिल्यूजन का, जितना मैंने बताया। तो बहुत सारी मेंटल इलनेस देखने को मिलती है जिनकी वजह से हमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, जो मैंने बताया ना, तुम्हें हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा, डिल्यूजन देखने को मिलेगा।
इन सब चीजों की वजह से जो उसकी पर्सनैलिटी होती है इंसान की, वो पर्सनैलिटी भी उसकी डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ऐसे इंसान से कौन बात करेगा जिसको ये सब, मतलब उसको पागल समझेंगे ना लोग कि वो कह रहा है देखो देखो वहां कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, हालांकि वहां कोई खड़ा ही नहीं है। तो उसको लोग क्या समझेंगे? उसको ये समझेंगे तो पागल है, ये कैसी बातें कर रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, जो चीजें कह रहा है भाई ये देखो ये आदमी मेरे को मारना चाहिए, देखो मेरी पूरी फैमिली है मेरे को मारना चाह रही है, तो उसकी बात पे कौन बिलीव करेगा? उसकी बात पे कोई बिलीव नहीं करेगा, ठीक है। तो उससे पर्सनैलिटी भी उसकी खराब हो रही है, दूसरों के सामने उसकी पर्सनैलिटी भी खराब हो रही है। तो ये सारी चीजें होती है स्किज़ोफ्रेनिया के, बहुत ही मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है, बहुत ही मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? वही ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस होती है जिसके अंदर हमारी थिंकिंग भी जाती है, मतलब जो हम सोच रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होता है, हमारा मूड डिस्टर्ब यानी हमारी फीलिंग डिस्टर्ब होती है, और हमारा बिहेवियर भी डिस्टर्ब होता है। सॉरी, आगे आते हैं अब इसके कॉजेज क्या होते हैं। तो एक तो हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर्स, भाई घर में अगर किसी को कोई मेंटल बीमारी है ना, कोई मेंटल इलनेस है ना, तो रिस्क रहता है कि आगे वाली जनरेशन को भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी साइको सोशल फैक्टर्स है, यानी कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, मेरे घर में ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से मैं शॉक में चली गई, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, लॉस हो गया है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं लॉस उसमें चली गई हूँ। सोशियो कल्चरल फैक्टर, मतलब कि मैं अपने मतलब कोई मेरे से बात नहीं करता, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं बहुत अकेला फील करती हूँ, और सोसाइटी में मतलब कोई कुछ नहीं, मेरा कोई इमेज नहीं है, कोई नाम नहीं है। उस केस में इंसान को जो है, जैसे कि मान लो सोशल आइसोलेशन, यानी उसको सबने आइसोलेट कर दिया, उससे कोई बात नहीं करता, तो ऐसे इंसान सोचते 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 उसको मेंटल इलनेस हो ही जाती है। ओवर क्राउडेड एरियाज में अगर रह रहा है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है उसकी बॉडी के अंदर, उसका जो IQ है अगर वो बहुत कम है, तो उसको तो हम बोलते ही हैं मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, यानी किसी भी रीजन की वजह से मेंटल इलनेस हो सकती है। आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब कैसे पता चलेगा कि जो अब मेंटल इलनेस, तुमने मेंटल हेल्थ पढ़ी है, मेंटल इलनेस तो बहुत सारी है। नाउ हाउ डू यू डायग्नोज कि भाई ये स्किज़ोफ्रेनिया है कि नहीं है? तो इसके लिए जो है हमारे पास दो तरीके के सिम्टम्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सिम्टम और एक होता है सेकेंडरी सिम्टम्स। दोनों अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सिम्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये देखो ये जो है ना, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये प्राइमरी सिम्टम्स है। ये यूजिन ब्यूलर ने दिए थे ये चारों सिम्टम्स जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया था। इनको हम बोलते हैं 4A सिम्टम। देखो चारों A से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो ये भी A से स्टार्ट हो रहा है, ये भी A से हो रहा है, ये भी A से हो रहा है, ये भी, यानी 4A। कितने A है? 4A है ना, तो इनको हम बोलते हैं 4A सिम्टम। इनको हम बोलते हैं 4A सिम्टम। क्या क्या है? एसोसिएटिव लूजनेस, ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस, अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट। ये 4 मेन प्राइमरी सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया के। रट लो, दिमाग में बिठा लो, रट लो, कभी मत भूलना, ठीक है। सीधा सीधा पूछा जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि भाई स्किज़ोफ्रेनिया के प्राइमरी सिम्टम इनमें से कौन सा नहीं है। इसमें से फिर ये 3 डाल देंगे और चौथा कुछ और डाल देंगे, ठीक है। ये ऊपर के मान लो 3 डाल दिए और चौथा जो है वो कुछ और डाल दिया। अब तुम्हें बताना है एक्सेप्ट, भाई कौन सा सिम्टम इसमें से नहीं है, उसमें तुम्हें टिक करना है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, चारों सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है एसोसिएटिव लूजनेस? एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट होता है ना, उसका जो आइडियाज उसके होते हैं ना, उसके आइडियाज के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। मतलब अभी मैंने एक लाइन बोली, फिर मैंने एक लाइन बोली, फिर मैंने एक लाइन बोली, अब इन तीनों लाइन का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरा एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे बहुत रैपिडली शिफ्ट करेगा, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लूज। बहुत लूज है उसके आइडियाज, इतने लूज हैं कि एक आइडिया से एक तो दूसरे आइडिया पे बहुत रैपिडली शिफ्ट करेगा, और ऐसे ऐसे आइडियाज देगा जिनका आपस में कोई लिंक ही नहीं होता है। नो कनेक्शन बिटवीन आइडियाज। जो भी वो आइडियाज दे रहे हैं उनके आइडियाज के बीच में कोई लिंक नहीं होता है, और एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर बहुत ही रैपिडली शिफ्ट करेगा, ठीक है। अभी बोला कुछ, दूसरे सेकंड में कुछ और, तीसरे सेकंड में कुछ और। तो इस तरीके से क्या होता है कि उनके आइडियाज के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं होता। जितने भी आइडियाज वो देगा उसके आइडियाज के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं होता। दूसरा आता है फिर हमारा ऑटिज्म। ऑटिज्म के अंदर क्या होता है कि इंसान जो है ना, वो अपने आसपास एक अपनी ही दुनिया बना लेता है, उसके बाहर उसको किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। बस अपने आसपास उसने अपनी एक दुनिया बना ली है और उसी में वो खुश है, इसको हम बोलते हैं ऑटिज्म। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट है ना, उसके आसपास वो अपनी ही एक दुनिया बना लेता है, जिसमें उसको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कोई दिख रहा है, उससे वो बातें भी कर रहा है, उसको कोई सुनाई दे रहा है,
उससे वो बातें कर रहा है, मतलब अपनी ही एक दुनिया बना ली है जो नॉर्मल लोगों को ना दिखता ना सुनाई देता, तो उसने अपनी ही एक दुनिया बना ली होती है। एम्बिवैलेंस का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि एक ही सिचुएशन पे जो पेशेंट है ना उसकी अलग अलग फीलिंग्स होती है, एक ही सिचुएशंस पे उसकी अलग अलग फीलिंग होती है, तो वो फंस जाता है कि मैं अभी क्या करूं। ठीक है, एक ही सिचुएशन पे जो पेशेंट है उसके दो अलग अलग फीलिंग्स होती है, टू अपोजिट फीलिंग्स फॉर वन सिचुएशन। एक ही सिचुएशन में उसको दो अपोजिट फीलिंग फील होती है। अब उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं ये करूं या मैं ये करूं, तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। फिर आता है अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट, यानी जैसा उसको बिहेव करना चाहिए वैसा बिहेव नहीं करता, उल्टा बिहेव करता है, अपोजिट बिहेव करता है। यानी जहां पर दुख का माहौल होगा ना वहां पर तो वो बहुत ज्यादा खुश हा हंसने लग जाएगा। यहाँ इतना मतलब मान लो किसी की डेथ हो गई है, वहां पर गए हैं तो वहां पर क्या होना चाहिए, नॉर्मली दुखी होते हैं लोग, बट वो जोर जोर से हंस रहा है, और जहां पर सब हंस रहे हैं वहां उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया है, तो इसको हम बोलते हैं अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट। ठीक है, जहां पर हंसना चाहिए वहां रोने लग जाएगा, जहां रोना चाहिए वहां हंसना चाहिए। तो पेशेंट को यही नहीं पता कि मेरे को कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वो ढंग से बिहेव ही नहीं करेगा सिचुएशन के अंदर। तो ये होते हैं हमारे प्राइमरी सिम्टम, ये सारे जो है ये आते हैं हमारे प्राइमरी सिम्टम्स के अंदर। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी सिम्टम्स की, तो सेकेंडरी सिम्टम्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सेकेंडरी सिम्टम्स के अंदर जो है हमारे पास आता है स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, यानी जो पेशेंट है, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है किसी भी एक चीज को बार बार करना, रिपीट करना, उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। किसी भी चीज को बार बार करना, रिपीट करना। फॉर एग्जाम्पल इसमें तीन चीजें आती है, एक आती है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक्टिविटी के डिसऑर्डर्स है, ये एक्टिविटी के डिसऑर्डर्स है। ठीक है, जिसमें आता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, एक आता है मैनरिज्म और एक आता है वर्बिग्रेशन। ये तीनों एक्टिविटी के डिसऑर्डर है, वर्बिग्रेशन, फिर एक आता है मैनरिज्म और एक आता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। अब तीनों में होता क्या है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना वो एक ही पोजीशन को मेंटेन करके रखता है, बार बार वो एक ही पोजीशन को मेंटेन करेगा, बार बार एक ही पोजीशन को बार बार वो रिपीट करता रहेगा। मूवमेंट के अंदर एक ही मूवमेंट को बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, कोई भी एक मूवमेंट है जिसको जैसे किसी को लोग आदत होती है ऐसे करने की बार बार, ठीक है, तो वो बार बार किसी को ऐसे बालों में हाथ फेरने की आदत है, वो बार बार इसी चीज को करता रहता है। तो ये होता है किसी एक पोजीशन को बार बार मेंटेन करेगा, किसी भी एक मूवमेंट को बार बार करेगा। और वर्बिग्रेशन का मतलब होता है स्पीच, कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसको वो हर लाइन के बाद बोलेगा, यानी हर चीज के बाद वो रिपीट करेगा। ठीक है, वो होता है स्पीच के अंदर। जैसे किसी कुछ लोगों को आदत होती है बार बार कोई भी चीज बोलने की, जैसे कि मान लो ठीक है, तो बार बार क्या करेगा, हर सेंटेंस के पीछे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हमारे पास वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, मैनरिज्म आ जाता है और हमारे पास वर्बिग्रेशन आ जाता है। तो ये हो गया, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को हम कैटालेप्सी भी बोलते हैं। तो ना ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कैटालेप्सी और कैटाप्लेक्सी दो अलग अलग वर्ड है, तो इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होता। कैटालेप्सी का मतलब होता है वही जो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का होता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को हम कैटालेप्सी भी बोलते हैं। कैटाप्लेक्सी का मतलब होता है सडन मसल लॉस, मसल जो होती है उसका सडन लॉस हो जाता है, सडन मसल लॉस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यानी जो पेशेंट है वो एक कांस्टेंट पोजीशन मेंटेन करके रखेगा, जो पेशेंट है वो कांस्टेंट पोजीशन मेंटेन करके रखता है। ये हो गया वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिव एक्टिविटीज, ये भी एक्टिविटी का डिसऑर्डर है। एक्टिविटी के एक होता है स्टीरियोटाइप एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक होता है ऑटोमेटिव। ऑटोमेटिव के अंदर आते हैं दो, एक होता है इकोलेलिया, एक होता है इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया के अंदर क्या होता है कि वो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करेगा, और इकोप्रेक्सिया का मतलब होता है, इकोप्रेक्सिया का मतलब वो एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट करेगा। एक होता है एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना, और एक होता है एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना। जैसे कि अब मान लो मैंने कुछ बोला और वो बार बार वो भी उसी चीज को बोलेगा, मैंने कोई एक्टिविटी करी वो भी सेम टू सेम उसी एक्टिविटी को बार बार करेगा। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। फिर आता है नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म का मतलब होता है कि अपोजिट बिहेव करना, जिस तरीके से बिहेव करना, हमने उसको बोला है कि भाई इस चीज को हाथ नहीं लगाना, बट वो जाएगा और उसी चीज को हाथ लगाएगा, इसको बोलते हैं नेगेटिविज्म। जैसे कि बचपन में बहुत ज्यादा करते थे, मम्मी ने बोल दिया भाई यहाँ नहीं जाना, इस चीज को हाथ नहीं लगाना, लेकिन हम जाएंगे उसी चीज को हाथ लगाएंगे। ठीक है, ये होता है नेगेटिविज्म के अंदर। नेक्स्ट जो पेशेंट है उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, थॉट के डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से तो बता रही हूँ। सबसे पहले आता है थॉट रिटार्डेशन, ये सारे थॉट के डिसऑर्डर। एक्टिविटी के मैंने बता दिया, एक्टिविटी में हमारा दो था, स्टीरियोटाइप और दूसरा हमने क्या पढ़ा, एक हमारा था स्टीरियोटाइप, दूसरा हमारा था ऑटोमेटिव। ये एक्टिविटी के डिसऑर्डर है, एक है स्टीरियोटाइप और एक है ऑटोमेटिव। स्टीरियोटाइप के अंदर हमारे पास आता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, मैनरिज्म और वर्बिग्रेशन, और ऑटोमेटिव में आता है इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया।
तो थॉट के डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो थॉट डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है थॉट रिटार्डेशन। थॉट रिटार्डेशन में क्या होता है कि जो पेशेंट के पास बहुत ही कम थॉट्स होते हैं, यानी वो बहुत कम बोलता है। अगर तुम उसको बहुत पूछोगे तब जाके वो लास्ट में एक बार जवाब देगा। ये होता है थॉट रिटार्डेशन। उसके थॉट की रिटार्डेशन यानी बहुत कम थॉट्स हैं, उसको आप बहुत बार बोलोगे। जैसे कि आपने पूछा भी आपका नाम क्या है, ठीक है, तो वो बहुत ही धीरे, पहले तो बोलेगा ही नहीं और फिर बहुत ही आराम से फिर बोलेगा कि सुरेश। तो इस तरीके से बहुत ही कम थॉट्स होते हैं उसके पास, बहुत ही कम थॉट्स में वो बात करता है। थॉट विड्रॉल का मतलब पेशेंट को ये लगता है कि मेरे दिमाग से ना किसी ने सारे थॉट्स निकाल लिए हैं, उसको ऐसा लगता है, पेशेंट को लगता है कि मेरे दिमाग से किसी ने थॉट्स जो है वो निकाल लिए हैं। फिर आता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट ब्रॉडकास्टिंग हो गया, वर्ड सलाद हो गया, नियोलॉगिज्म हो गया, सर्कमस्टेंशियबिलिटी, टेंजेंशियबिलिटी, थॉट इनकोहेरेंस, ये सारे ही थॉट डिसऑर्डर है। ये सारे के सारे जो है ये थॉट डिसऑर्डर है, ये सारे थॉट डिसऑर्डर है। अब देखो, सबसे पहले मैंने बताया थॉट रिटार्डेशन। थॉट रिटार्डेशन के अंदर क्या होता है, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज। पेशेंट के पास आइडियाज की कमी होती है, बहुत ही कम थॉट का प्रोडक्शन होता है और जो उसका रिस्पॉन्स आता है किसी भी स्टिमुलाई से वो बहुत कम आता है। जैसे कि आपने बोला भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बड़े ही उससे जवाब दिया, बहुत ही थक हार के, जब बहुत बार पूछा तब उसने बोल दिया। थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि उसको ये लगता है कि सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट मी, उसको ऐसा लगता है, जैसे मैं तुम्हें बताया अभी था, ठीक है। तो ये होता है थॉट डिसऑर्डर के अंदर कि उसको वो ऐसा सोचता है अपने मन में कि सारे लोग मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। थॉट इनकोहेरेंस का मतलब होता है कि वो इररेलेवेंट आंसर देगा। आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, वो कह रहा है आसमान नीला है, तो इररेलेवेंट, आपने उसको पूछा कुछ है बट वो बोलेगा कुछ और। ये होता है थॉट इनकोहेरेंस के अंदर कि हम बोलते कुछ है और वो जवाब कुछ और देते हैं। सर्कमस्टेंशियबिलिटी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी अननेसेसरी चीजें बोलेगा। आपने उसको कुछ पूछा, वो बहुत सारी अननेसेसरी बातें करेगा, लेकिन लास्ट में जाकर वो उस कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा जो आपने उसको पूछा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा कि भाई तुम लेट क्यों आए हो, तो वो क्या करेगा, मैं सुबह 5 बजे उठा था, फिर मैंने ब्रश करा, फिर मैं वहां गया, फिर मैंने वो करा, फिर वो ऐसा था, फिर वो वैसा था, और लास्ट में फिर वो बताएगा भाई मैं इस वजह से लेट हुआ। तो ये होता है सरकम मतलब सर्कल याद रखना। सर्कल के अंदर क्या होता है कि सर्कल के कॉर्नर जो है वो आपस में मिल जाता है, यानी वो एक पॉइंट से स्टार्ट करेगा लेकिन घूम फिर के वो एट द एंड जो है वो कंक्लूजन पे आ जाएगा। पूछा कुछ हो रहा है, डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, पहले अननेसेसरी चीजें बोलेगा और एट द एंड जो कंक्लूजन है, जो मेन चीज है, उस पर आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें टेंजेंशियलिटी की, इसमें जो है ना, तुमने उसको कुछ पूछा, वो अननेसेसरी चीजें बोलेगा और कंक्लूजन पे कभी भी नहीं पहुंचेगा, तुम्हारा जवाब वो कभी नहीं देगा। तुमने उसको कुछ पूछा है, वो दुनिया भर की बातें बता देगा बट वो नहीं बताएगा जो तुमने उसको पूछा है। ये होता है टेंजेंशियलिटी के अंदर। तो दोनों में इतना ही डिफरेंस है, दोनों में ही पेशेंट इररेलेवेंट बातें तो दुनिया भर की करेगा, लेकिन सर्कमस्टेंशियबिलिटी में वो एट द एंड कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा, जो आपने पूछा उसका जवाब दे देगा। टेंजेंशियलिटी में वो अपना जो आपने पूछा उसका जवाब वो नहीं देता है। वर्ड सलाद देखने को मिलता है, यानी मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स को मिक्स करके बोल देगा। न्यूरोलॉजिज्म में क्या होगा कि वो नए नए वर्ड्स बनाएगा और उन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता, कोई भी वर्ड, कुछ भी उल्टा सीधा वर्ड बनाएगा और उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सारे हमने इसके अंदर पढ़े हैं थॉट डिसऑर्डर, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया। ये सारे थॉट डिसऑर्डर है जो हमें स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हमें डिल्यूजन भी देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। जैसे मैंने बताया कि फॉल्स परसेप्शन होता है, पेशेंट जो अपने मन में कुछ भी सोच लेता है जो सच नहीं होता है। जैसे कौन कौन से डिल्यूजन है, एक इसमें देखने को मिलेगा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के अंदर ये होता है कि पेशेंट को लगता है, जो ब्रॉडकास्टिंग में था, भाई सब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं ना ये सारे मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। ये होता है परसिक्यूशन के अंदर कि उसको ये लगता है कि सब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, या वो ये सोचने लग जाए कि ये सारे लोग मुझे मारना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बस उसको ये लगेगा भाई सब जो भी है ना मैं हूं, सब मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, सब मुझे ही मारना चाह रहे हैं, सब मेरे साथ ही कर रहे हैं। ये होता है डिल्यूजन के अंदर। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल के अंदर पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे को ना किसी ने कंट्रोल कर रखा है, मतलब कोई आत्मा है जिसने मुझे कंट्रोल कर रखा है, तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं उसके इन्फ्लुएंस में कर रहा हूं। ये होता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल के अंदर। उसको ये लगता है कि कोई आत्मा या कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी स्पिरिट है जिसने मुझे कंट्रोल कर रखा है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, वही चीज है रेफरेंस और परसिक्यूशन में। रेफरेंस में भी वही है कि उसको यही लगेगा सब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। परसिक्यूशन में बस इतना आ जाता है कि उसको ये लगता है भाई लोग मुझे मारना चाह रहे हैं, मेरी फैमिली है ये मुझे मारना चाह रही है। रेफरेंस में ये आ जाता है कि भाई सब जो है वो मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। हेलुसिनेशन में तुम्हें बता ही दिया है, कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी पेशेंट को लगता है
कोई चीज है मेरे आसपास, जैसे कि मोस्ट कॉमनली स्किज़ोफ्रेनिया में हमें ऑडिटरी देखने को मिलता है। तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि भाई जो है मेरे को किसी ने आवाज लगाई है, कोई मुझे बुला रहा है, ये हमें देखने को मिलता है। स्किज़ोफ्रेनिया जब बहुत ज्यादा सीवियर स्टेज पे चला जाता है तो उसमें जजमेंट और इनसाइट दोनों ही एब्सेंट होती है, ना उसमें जजमेंट होती है ना उसमें इनसाइट होती है। अब जजमेंट और इनसाइट क्या होता है, तो ये देखो, जजमेंट जो होता है एबिलिटी टू मेक डिसीजन, जिस इंसान के अंदर डिसीजन लेने की क्षमता है तो दैट मीन्स उसमें जजमेंट प्रेजेंट है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कहीं पर कोई डिसीजन लेने और आप सक्षम हो उस डिसीजन को लेने के लिए, तो मतलब आप में जजमेंट प्रेजेंट है। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट होते हैं वो सक्षम नहीं होते, वो अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकते, वो किसी भी चीज के लिए डिसीजन नहीं ले सकते, इसीलिए स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट के अंदर जजमेंट एब्सेंट होता है। दूसरा, इनसाइट का मतलब होता है जो अपनी मेंटल कंडीशन से अवेयर होता है, जिसको अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में पता होता है। तो जो पेशेंट है, तुम्हें लगता है तुम उसको बोलोगे तुझे बीमारी और वो उस बीमारी को वो मान लेगा, उस चीज को वो कभी भी नहीं मानेगा, इसलिए उसमें इनसाइट एब्सेंट होता है। अब तुम हो, तुम्हें पता है अभी मेरी मेंटल कंडीशन एकदम ठीक है, तुम अवेयर हो अपनी मेंटल कंडीशन से, यानी कि तुम्हारे में इनसाइट प्रेजेंट है। लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट होते हैं उनमें इनसाइट एब्सेंट होती है, वो अवेयर नहीं होते अपनी मेंटल कंडीशन से, उनको नहीं पता कि वो स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, वो उस चीज को नहीं मानेंगे। दूसरा, अटेंशन के अंदर भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये कुछ और वर्ड्स हैं जो अभी आगे आएंगे इनके सिम्टम्स में। एक होता है ब्लंट अफेक्ट, एक होता है फ्लैट अफेक्ट, एक होता है अपैथी। तीनों ही इमोशन के डिसऑर्डर है, तीनों ही इमोशन के डिसऑर्डर है। ब्लंट अफेक्ट में क्या होता है कि पेशेंट के अंदर ना 60 से 70% इमोशंस होते नहीं है, एब्सेंट होते हैं। 60 to 70% इमोशंस पेशेंट में एब्सेंट होते हैं, किसमें, ब्लंट अफेक्ट के अंदर। फ्लैट अफेक्ट में 95% इमोशंस की कमी होती है, यानी लगभग एब्सेंट की जितना ही मान लो कि पेशेंट के अंदर इमोशंस की कमी होती है, कितनी, 95%। अपैथी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इमोशन, इमोशन उसमें होते ही नहीं है, उसमें इमोशंस होते ही नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है क्या है, वो किसी की केयर नहीं करता, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, उसके अंदर इमोशंस होते ही नहीं है। एक वर्ड होता है एनहीडोनिया। एनहीडोनिया का मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस, उसको नहीं पता कि खुश कैसे होते हैं, उसको नहीं पता दुखी कैसे होते हैं, उसको नहीं पता कि भाई कब कहां पर मुझे कैसे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, उसको खुश रहना आता ही नहीं है। दैट इज एनी, ए मतलब एब्सेंस, इडोनिया का मतलब होता है प्लेजर, तो उसको जो है एब्सेंस ऑफ प्लेजर, उसके अंदर प्लेजर की कमी होती है, उसको नहीं पता कि खुश कैसे होना होता है। ये वर्ड्स अभी आगे आएंगे। सबसे पहले हमने जो है स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स की बात करी थी, ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के मैंने 2 तरीके के सिम्टम बताए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी के अंदर मैंने बताया था 4A सिम्टम देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंडरी सिम्टम में मैंने तुम्हें बताया था इसमें हमारे एक्टिविटी के डिसऑर्डर्स देखने को मिले थे, फिर इसमें हमारे थॉट के डिसऑर्डर भी देखने को मिले थे, फिर इसमें डिल्यूजन भी देखने को मिला, इसमें हेल्यूसिनेशन भी देखने को मिला, इसमें जजमेंट और इनसाइट एब्सेंट होती है, और इसमें अटेंशन में भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। फिर आता है पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम। पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव सिम्टम वो वाले सिम्टम होते हैं जिसमें जो पेशेंट की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, और नेगेटिव वो होते हैं जिसमें कोई भी चीज डिक्रीज होती है। पॉजिटिव सिम्टम वो जिसमें कोई चीज बढ़ रही है, नेगेटिव सिम्टम वो जिसमें कोई चीज कम हो रही है। तो पॉजिटिव सिम्टम जो है पेशेंट में डिल्यूजन देखने को मिलेगा, जो मैंने बता दिया। कौन सा देखने को मिलेगा, मैंने बता दिया, परस्यूकेशन, रेफरेंस और कंट्रोल। हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा, कौन सा, मेनली ऑडिटरी। एग्रेशन रहेगा पेशेंट में बहुत। ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है कि वो अपने आप को पता नहीं क्या समझेगा, मैं ही भगवान हूं, सब कुछ मैं ही हूं, ये दुनिया मेरी है, सब कुछ मेरा ही है। ये होता है ग्रैंडियोसिटी, यानी अपने आप को बहुत बड़ा समझना कि ये भगवान, मैं भगवान हूं, ये दुनिया सारी मैंने बनाई है, ये सारी चीजें मेरी है, सब कुछ मेरी वजह से ही चल रहा है, सबको मैंने ही सब कुछ कर रखा है। तो वो होता है ग्रैंडियोसिटी, अपने आप को भगवान समझना। बिजारे बिहेवियर, बहुत बुरा बर्ताव करता है, बहुत ही सस्पिशियस रहता है, हर चीज पे शक करता है कि हाँ ये है, नहीं ये मेरे बारे में बात कर रहा है, ये मुझे मारना चाह रहा है, ये नहीं ये ऐसा है, ये हर चीज पे वो शक करता है। ये होता है पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर। नेगेटिव सिम्टम में भी नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ब्लंट अफेक्ट, जो मैंने बता दिया, जिसके अंदर पेशेंट के अंदर 60 to 70% इमोशंस की कमी होती है। एनहीडोनिया, उसको नहीं पता खुश कैसे होते हैं। अपैथी, इमोशंस जो है वो एब्सेंट, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। फ्लैट, 95% इमोशंस की कमी होती है। अबोलिएशन, पेशेंट के अंदर लेक ऑफ मोटिवेशन नहीं होता। सोशल विड्रॉल कर लेगा, अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, उसके अंदर सोसाइटल टेंडेंसीज आती है, अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस फील करेगा, वर्थलेस फील करेगा। तो ये सारे आते हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले सिम्टम जो है ना, इसमें सारे वो वाले हैं जिसमें एक्टिविटी बढ़ रही है, ये सारे वो हैं जिसके अंदर जैसे इमोशंस ही नहीं है, थका हारा सा बेचारा, ना उसमें इमोशंस है, उसके अंदर मोटिवेशंस भी नहीं है, कोई भी चीज उसके अंदर नहीं होती है।
एक तरीके से और हम स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम को डिवाइड कर देते हैं, उसमें हमारा आता है फर्स्ट रैंक सिस्टम और सेकंड रैंक सिस्टम। जो फर्स्ट रैंक सिस्टम है वो एक जर्मन साइकेट्रिक था, कर्ट स्किंडर, इसने दिया था। कब दिया था? 1959 में दिया था। साइकाइट्रिस्ट था जर्मन कर्ट स्किंडर, इसने 1959 में दिया था। इसने क्या बोला? फर्स्ट रैंक सिस्टम सबसे पहले भाई पेशेंट जो होता है ना स्किज़ोफ्रेनिया का, उसके अंदर हमें हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है, और वो भी कौन सा? ऑडिटरी देखने को मिलता है। ये इसने बोला था कि भाई सबसे पहले हमें हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा, वो भी कौन सा? ऑडिटरी देखने को मिलता है। दूसरा, थॉट विड्रॉल, पेशेंट को ये लगता है कि मेरे अंदर से विड्रॉ मतलब थॉट्स निकाल दिए गए हैं, इसीलिए मुझे कुछ पता नहीं है, या उसको लगेगा मेरे अंदर थॉट डाल दिए गए हैं, जैसे कुछ भूत प्रेत आत्मा है जिसने मेरे अंदर ना थॉट्स इंसर्ट कर दिया मेरे दिमाग के अंदर, जिस वजह से मैं इतना सोच रहा हूं या मैं इतना सोच रही हूँ। सोमैटिक हेल्यूसिनेशन, इसमें पेशेंट जो है उसको ना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे अंदर तो कोई ना कोई बीमारी है, इसको हम बोलते हैं सोमैटिक हेल्यूसिनेशन। फॉल्स सेंसेशन अकर इन द बॉडी के अंदर उसको कोई उसका फिजिकल कोज कोई कारण नहीं है, बस उसको ऐसे ही लगेगा हाँ मेरे को कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। डिल्यूजनल परसेप्शन, वो बता दिया मैंने, ठीक है, डिल्यूजन देखने को मिलता है। सेकेंड रैंक सिस्टम में भी सेम वही है भाई, सडन पेशेंट को डिल्यूजन देखने को मिल जाएगा। परसेप्शन उसका जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। परसेप्शन का मतलब होता है जैसे कि मतलब टाइप्स है इसके, जैसे ऑडिटरी होता है, ठीक है, टेक्टाइल होता है, गस्ट्रेटरी होता है, विजुअल होता है। तो इसमें वही होता है भाई, ऑडिटरी के अंदर तो होता है देखना, ऑडिटरी मतलब होता है सुनना, विजुअल मतलब हो गया देखना, ठीक है, टच करना, फिर टेस्ट करना, ठीक है, वो सारी चीजें होती है। तो ये सारे सेंसेस जो है ना, जो हमने 5 सेंसेस पढ़े हैं, ये सेंसेस भी डिस्टर्ब होते हैं पेशेंट के अंदर ना। उसको दिखाई वो देगा जो सच में होता नहीं है, उसको सुनाई वो देगा जो होता ही नहीं है, उसको लगेगा मेरे शरीर पे कुछ चल रहा है, बट एक्चुअल में उसके शरीर पे कुछ चल नहीं रहा। कोई भी चीज खाएगा तो बोलेगा इसका ऐसा टेस्ट है, वैसा टेस्ट है, जबकि उसका सही टेस्ट रहेगा। तो उसकी सारी सेंसेस जो होती है वो सेंसेस भी डिस्टर्ब हो जाएगी। प्लस इमोशनल डिस्टर्बेंस मैंने बताई दी है, अपैथी देखने को मिलती है, ब्लंट अफेक्ट देखने को मिलता है, फ्लैट अफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, कि भाई स्किज़ोफ्रेनिया के कितने टाइप्स होते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया को हमने 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, टिपिकल टाइप्स और एटिपिकल टाइप्स। टिपिकल टाइप्स में आता है हमारे पास सिंपल, हैप्पीफ्रेनिक, कैटाटोनिक, पैरानॉइड और अनडिफरेंशिएटेड। एटिपिकल में आता है फिर चाइल्डहुड, जुवेनाइल, लेट, स्किज़ोअफेक्टिव, सूडो न्यूरोटिक, लेटेंट एंड रेजिडुअल। 1 बाय 1 पढ़ेंगे सबके बारे में। सबसे पहले आता है सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया जो है इसका ये जो है 15 से 20 साल की उम्र में ही देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। ये जो सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया होता है ये अचानक से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इसके अंदर हमारा थिंकिंग, बिहेवियर, अफेक्ट का मतलब इमोशन याद रखना, ये सारे के सारे अफेक्ट होते हैं, ठीक है। थिंकिंग जाएगी, बिहेवियर जाएगा और अफेक्ट जाएगा। सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया में हमारी थिंकिंग डिस्टर्ब होती है, बिहेवियर डिस्टर्ब होता है, अफेक्ट डिस्टर्ब होता है। डिल्यूजन हेल्यूसिनेशन जो है वो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अब सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया है तो बताओ इसमें डिल्यूजन हेल्यूसिनेशन का क्या होगा, फिर ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर थिंकिंग, बिहेवियर और अफेक्ट डिस्टर्ब होगा, लेकिन डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन जो है वो बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा, उसमें नहीं देखने को मिलता है। ईसीटी की जरूरत नहीं है, इसमें ईसीटी नहीं देते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें फार्माकोथेरेपी में अपना दवाइयां दे देते हैं। साइकोथेरेपी में कुछ थेरेपीज होती है, जैसे कि फैमिली थेरेपी दे देना, ग्रुप थेरेपी दे देना, ठीक है, ताकि जो पेशेंट है उसको हम मेंटली स्टेबल कर सके। दूसरा हैप्पीफ्रेनिक, ये मैंने तुम्हें बताया था, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर रिग्रेशन के अंदर जैसे चाइल्डिश बिहेवियर हो जाता है, हैप्पीफ्रेनिक में भी जो अडल्ट होता है उसका चाइल्डिश बिहेवियर हो जाता है। तो 20 से 25 साल की उम्र में देखने को मिलता है। पेशेंट का जो बिहेवियर है बहुत ही सिली चाइल्डिश बिहेवियर हो जाता है। इसमें डिल्यूजन हेल्यूसिनेशन भी देखने को मिलेगा, उसकी थिंकिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी। जितने मैंने थिंकिंग के डिसऑर्डर बताए थे वो सारे अप्लाई हो जाएंगे, जोन से हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन बताए थे वो सारे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ईसीटी इसमें भी इफेक्टिव नहीं होती है और इसका प्रोग्नोसिस भी इतना अच्छा नहीं है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है क्योर रेट, ठीक होने का रेट, तो इसका ठीक होने का रेट इतना अच्छा नहीं है। तो एग्जांपल जैसे कि क्या होता है, जैसे पेशेंट जो है वो यूरिनेट कर देगा, डेफिकेट कर देगा बेड पे, जैसे बच्चे कर देते हैं वैसे वो भी बेड पे ही सुसुपोटी कर देगा, ओपनली मास्टरबेट करेगा, कपड़े नहीं पहनेगा, नंगा रहेगा, तो ये बच्चे वाली हरकतें करना वो शुरू कर देगा। ट्रीटमेंट में वही साइकोथेरेपी दे देंगे, फार्माकोथेरेपी दे देंगे। फिर आता है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, ये हमें 15 से 25 साल की उम्र में देखने को मिलता है। अब इसके 2 टाइप है, एक है स्टूपर और एक है एक्साइटमेंट। स्टूपर का मतलब होता है वही एक्टिविटी कम होना, और एक्साइटमेंट का मतलब होता है एक्टिविटी ज्यादा होना। तो स्टूपर का अंदर कम मतलब होता है कि उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, लेक ऑफ इंटरेस्ट, उसकी जो एक्टिविटीज होती है वो भी कम हो जाएगी। मास्क लाइक फेस,
अब जिस पेशेंट के अंदर इमोशंस ही नहीं होते उसका फेस कैसा रहेगा, एक ही फेस कांस्टेंट बना रहेगा, जैसे कि फेस पे कोई मास्क लगा रखा हो। जो मास्क आते हैं जो हम फेस पे लगाते हैं वो तो जैसे बने होते हैं वैसे ही रहते हैं, उसमें कोई इमोशन हंसना रोना तो नहीं होता। मास्क जो होते हैं तो उसका फेस ना मास्क की तरह रहेगा, ना वो हंसेगा ना वो रहेगा, कोई इमोशन ही नहीं है, फेस एकदम मास्क जैसे लगा रखा होता है वैसा उसका फेस रहता है। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलेगा, मुंह में से लाल टपकना, ठीक है। इनवॉलेंट्री यूरिन पास आउट कर देगा और बेड पे ही स्टूल पास आउट कर देगा। और एक्साइटमेंट के अंदर पेशेंट जो है उसके अंदर अग्रेशन भी देखने को मिलता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब बड़ी बड़ी बातें करेगा वो। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, मतलब एक पल में खुश है दूसरे ही पल में पता नहीं लड़ना शुरू कर देगा, एक पल में नॉर्मल बात कर रहा है दूसरे ही पल में चिल्लाना शुरू कर देगा। तो उसके बिहेवियर को हम नहीं बता सकते कि इसका बिहेवियर अभी इस पल ऐसा है तो अगले पल कैसा होगा, हम नहीं बता सकते। कभी मतलब कि पेशेंट कभी भी सडनली किसी पर भी अटैक कर सकता है, किसी अपने कपड़े फाड़ सकता है, खुद न्यूड हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि कंसिस्टेंटली जॉयफुल रहेगा, मतलब नॉट कंसिस्टेंट इन केस ऑफ, जैसे मैनिया बीमारी होती है दो, मैनिया और डिप्रेशन। मैनिया में जो पेशेंट होता है ना वो हाइपर एक्टिव होता है, डिप्रेशन में बिल्कुल ही लो एक्टिव होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसा जो कैटाटोनिक एक्साइटमेंट है ना, इसमें मैनिया जैसा नहीं है। मैनिया में तो ये होता है कि पेशेंट हमेशा ही एक्साइटमेंट में ही रहता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पेशेंट कभी बहुत एक्साइटेड होगा तो कभी बहुत दुखी हो जाएगा, इस तरीके से इसमें देखने को मिलेगा। तो मैनिया जैसा नहीं है कि पेशेंट जो है वो सिर्फ जॉयफुल रहेगा, नहीं, वो दुखी भी हो जाएगा। एक ही पल में वो खुश है तो दूसरी पल में वो चिल्लाना भी शुरू कर देगा। ट्रीटमेंट के लिए इसमें हम ईसीटी भी दे सकते हैं, साइकोफार्माकोथेरेपी भी दे देते हैं, यानी दवाइयां दे देते हैं और साइकोथेरेपीज दे देते हैं। इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, ठीक हो सकता है ये। फिर आता है पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानोइड का जो है हम 30 साल के बाद ही देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप यही है। अब अगर पूछा जाए भाई स्किज़ोफ्रेनिया का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, तो पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया है। ऑनसेट इसका ग्रेजुअल है, धीरे धीरे ही होता है। अब पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया में उसको ये लगता है कि सब मुझे मारना चाहते हैं। पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया में उसको ये लगता है कि सब मुझे मारना चाहते हैं, सब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, कोई है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है। प्लस उसको जेलिसी बहुत रहेगी अपने पार्टनर से, उसको लगेगा मेरे पार्टनर का ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो जेलिसी फैक्टर भी उसके अंदर बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये सारे सिम्टम होते हैं पैरानोइड के। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कोई मुझे मारना चाह रहा है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, सब मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, किसी स्पिरिट ने मुझे कंट्रोल कर रखा है। डिल्यूजन ऑफ जेलिसी, कि भाई मेरा पार्टनर जो है ना वो मेरे को चीट कर रहा है, ये जेलिसी रहती है उसको। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, उसको आवाजें सुनाई देगी जो सच में होती ही नहीं है। थिंकिंग बिहेवियर भी अफेक्ट होगा उसका। ट्रीटमेंट में वही एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दे देते हैं और कुछ थेरेपीज होती हैं वो थेरेपी दे देते हैं। अनडिफरेंशिएटेड में इसमें ये होता है कि बहुत ही अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, तो हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि इसको कौन से टाइप का स्किज़ोफ्रेनिया। ये होता है अनडिफरेंशिएटेड, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि इस पेशेंट को कौन से टाइप का स्किज़ोफ्रेनिया है। ये होता है अनडिफरेंशिएटेड के अंदर, ठीक है। अलग अलग तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि ये कौन सा स्किज़ोफ्रेनिया है। और भी टाइप के स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं, जैसे चाइल्डहुड हो गया, ये 5 से 10 साल की उम्र में देखने को मिलता है। इसमें जो पेशेंट होता है उसको सपनों में ही जीता है, वो फैंटेसी में जीता है। जुवेनाइल सेम चाइल्डहुड का, ये चाइल्डहुड जो है वो 5 से 10 साल में हो गया, जुवेनाइल होती है 12 से 14 साल की उम्र। काम वही है, सपनों में ही जीता है। लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर भी वही है, सिम्टम्स जो है बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई भी सिम्टम ना फुल इंटेंसिटी के साथ नहीं आएगा, थोड़े थोड़े सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। हल्का फुल्का हेलुसिनेशन, ऐसा नहीं है पेशेंट हमेशा ही हेलुसिनेशन में रहेगा, थोड़ा बहुत हेलुसिनेशन, मतलब हर सिम्टम देखने को मिलेगा बट थोड़े थोड़े लेवल पे, बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं देखने को मिलेंगे। स्किजो अफेक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया, इसके अंदर हमें स्किज़ोफ्रेनिया के साथ साथ मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। मूड डिसऑर्डर दो होते हैं, मैनिया और डिप्रेशन। जैसे मैंने बताया मैनिया के अंदर पेशेंट हाइपर एक्टिव होता है, डिप्रेशन तुम्हें पता ही है क्या होता है। डिप्रेशन के अंदर साइकोमोटर एक्टिविटीज जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो स्किजो अफेक्टिव, स्किजो का मतलब होता है स्किज़ोफ्रेनिया, अफेक्टिव का लगा दो मूड डिसऑर्डर, तो दोनों के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं स्किजो अफेक्टिव के अंदर। स्किज़ोफ्रेनिया के भी देखने को मिलेंगे, मूड डिसऑर्डर के भी देखने को मिलेंगे। फिर रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया होता है, ये एक क्रॉनिक फॉर्म का स्किज़ोफ्रेनिया होता है। इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं ये परसिस्ट तो करते हैं, मतलब एक्यूट फेज है, अभी स्टार्ट हुआ है, सिम्टम्स आना भी शुरू हो गए, लेकिन वो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज वो कर सकता है। ये होता है रेजिडुअल के अंदर, ठीक है। क्रोनिक फॉर्म का स्किज़ोफ्रेनिया जिसके अंदर सिम्टम परसिस्ट आफ्टर एक्यूट फेज, यानी एक एक्यूट फेज आया था लेकिन अभी भी उसके अंदर सिम्टम्स हैं। क्रोनिक का मतलब, एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे टाइम के लिए। उसका शुरू हुआ एक्यूट फेज, अब एक्यूट फेज खत्म हो गया, अब वो काफी लंबा टाइम हो चुका है उसको, अभी भी उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, लेकिन फिर भी वो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी कर पा रहा है। ये होता है रेजिडुअल के अंदर, ठीक है। यानी बहुत टाइम से उसको स्किज़ोफ्रेनिया तो है लेकिन फिर भी अपनी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज होती हैं वो कर पा रहा है।
फिर आता है सूडो न्यूरोटिक स्किजोफ्रेनिया। इसके अंदर जो है स्किजोफ्रेनिया के साथ साथ में ना एंजाइटी के भी सिम्टम देखने को मिलेंगे। फोबिया का मतलब होता है डर किसी भी चीज का, किसी को पानी का डर होता है, किसी को आंख का डर होता है, वो सारी चीजें हो गई। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, ओसीडी जिसको बोल देते हैं, कि जो पेशेंट है उसको बार बार ये थॉट्स आएंगे माइंड में कि मैंने ये काम किया या नहीं किया, मेरे हाथ अभी भी गंदे हैं, मुझे और धोने हैं, मैंने गैस बंद करा या नहीं करा, मैंने गेट बंद किया या नहीं करा, इस तरीके के थॉट्स आना। और हिस्टीरिया का मतलब होता है कि पेशेंट को कोई बीमारी होती नहीं है लेकिन फिर भी उसको ये लगता है कि हाँ मुझे कोई ना कोई बीमारी है। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स है स्किजोफ्रेनिया के। टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री भी ले लेते हैं, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी करेंगे, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं। ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को क्या देंगे, ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को ईसीटी करने के लिए बोलते हैं। ईसीटी में हम 10 to 12 सेशंस बोलते हैं हम उसको, 4 से 6 वीक में करने के लिए। उसके अलावा पेशेंट जो है एंटीसाइकोटिक देते हैं जिसमें आता है हेलोपेरिडोल, ओलेंजापाइन। एंजाइटिक एंजाइटी के लिए दे देते हैं लोराजिपैम, अल्प्राजोलम। एंटी ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो होते हैं वो उसकी मेडिसिन है। उसके अलावा हमारा अच्छा कॉम्बिनेशन कैसे देंगे हम इसमें दवाइयों का, जो हेलोपेरिडोल ये दवाई है, हेलोपेरिडोल जो दवाई होती है ना, इसके साइड इफेक्ट होता है, इसका जो है बहुत ही सिवियर हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। वो हमें देखने को मिलता है ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, ईपीएस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सिम्टम्स ना देखने को मिले इसीलिए हम एंटी ईपीएस मेडिकेशन भी साथ में दे देते हैं, ट्राइहेक्सिफेनाइडाइल। तो हम देते हैं हेलोपेरिडोल प्लस, ये देखो हेलोपेरिडोल प्लस एंटी ईपीएस देते हैं, इसको हम फिनार्गन भी बोल देते हैं। तो एंटी ईपीएस में हम इसमें फिनार्गन दे देते हैं। तो दवाई में हम क्या देंगे, हेलोपेरिडोल प्लस फिनार्गन दे देंगे, ये ओलेंजापाइन प्लस ट्राइहेक्सिफेनाइडाइल दे देंगे। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में एंटीसाइकोटिक प्लस एंटी ईपीएस का कॉम्बिनेशन देते हैं ताकि जो एंटीसाइकोटिक की वजह से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो ना हो। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन में दे देते हैं एंटीसाइकोटिक, उसके साथ में हम एंटी ईपीएस दे देते हैं। साइकोथेरेपी में हम इंडिविजुअल थेरेपी देते हैं पेशेंट को, ठीक है, जिसमें हम पेशेंट को अवेयर करवाते हैं अबाउट द सराउंडिंग्स। ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं ताकि जो पेशेंट है वो काम में बिजी रहे। आर्ट थेरेपी, उससे कोई ना कोई काम करवाओ। म्यूजिक थेरेपी दो ताकि वो माइंड उसका लाइट रहे। ग्रुप थेरेपी दो ताकि उसका आईपीआर मेंटेन हो। फैमिली थेरेपी ताकि फैमिली से भी वो अवेयर हो, उसका कनेक्शन बिल्ड हो। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था वो स्किजोफ्रेनिया हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा टॉपिक। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पूरा स्किजोफ्रेनिया का टॉपिक मैंने समझा दिया है। कोई टॉपिक अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लेक्चर्स बाय परी मलिक सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।